Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मीन टेस्ट 2 जो कि 14 जुलाई 2024 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलो बच्चों शुरू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। The linear momentum but not the kinetic energy. Neither the linear momentum nor the kinetic energy. Linear momentum as well as kinetic energy. तो बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम के टॉपिक में तुम पढ़े होगे इस चीज़ के बारे में कि इंटरनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसी भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। क्योंकि लीनियर मोमेंटम चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि सिस्टम पर लगना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है, ए 6 ball is moving with a speed 12 meter per second as shown in diagram. It strikes elastically with wall at an angle 60 degree from the normal and the ball remains in contact with wall for 0.3 second. Then force exerted by the wall will be. बच्चों क्वेश्चन में है क्या, यह एक वॉल है, एक बॉल 6 kg का 12 मीटर पर सेकेंड से आके यहाँ पर टकराया है। क्वेश्चन बोल दिया गया कि यह जो कॉलिजन है वह रहा है इलास्टिकली। इट मीन्स जिस स्पीड से वह टकराया है उसी स्पीड से वह लौट भी रहा है। 12 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा, 12 मीटर पर सेकंड से लौट भी रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्मल से इसका एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि फोर्स एक्सर्टेड इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इस वॉल के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स का वैल्यू हम लोग कह सकेंगे कि इट विल बी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल तो दे रखा है क्वेश्चन में 0.3 सेकेंड, हम लोगों को निकालना पड़ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चलो बच्चों मैं यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकालता हूँ। आप जान रहे हैं क्या कि यह हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, पी इनिशियल का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा पी फाइनल का डायरेक्शन। पी इनिशियल का वैल्यू हो जाने हैं एम भी और पी फाइनल के वैल्यू भी हो जाने हैं एम भी। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो इट विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब आप पा रहे हैं क्या कि यह वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। तो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में हम लोग जानते हैं क्या कि इसको कैलकुलेट किया जाता है पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल। तो बच्चों इस फिगर में मैं आता हूं और इस फिगर में अब मैं ये पी फाइनल तो ये रहा, पी इनिशियल ये है, इसको मैं कर देता हूं इसी लाइन पे रिवर्स, ताकि इसको मैं कह सकूं कि ये हो जा रहा है रिवर्स ऑफ पी इनिशियल। और तब इस पी इनिशियल रिवर्स ऑफ पी इनिशियल और ये इस पी फाइनल का मुझे निकालना है रिजल्टेंट। हम लोग जानते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसके बीच का एंगल करता है बाइसेक्ट, और वैल्यू की बात अगर आप करेंगे तो इसके वैल्यू को अगर आप निकालते हैं तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड हो जाना है अंडर रूट एम भी होल स्क्वायर प्लस एम भी होल स्क्वायर प्लस 2 एम भी होल स्क्वायर। और आप देख रहे हैं क्या कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल सबटेंडेड है 120, तो cos 120। अब आप जान रहे हैं कि cos 120 हो जाता है -1/2, तो -1/2 तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब फिर माइनस एम भी स्क्वायर प्लस एम भी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेंगे केवल एम भी स्क्वायर, जो कि आफ्टर स्क्वायर रूट मिल जाना है एम भी के बराबर, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू मिल जा रहा है एम भी के बराबर। तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू मिल जा रहा है एम भी के बराबर, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर दिया जाए तो इट विल बी एम भी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इन दिस क्वेश्चन m is 6 kg,
इन दिस क्वेश्चन m is 6 kg, v is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर यहाँ पुट करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.3 सेकेंड, तो यह आपको दे देता है, यह आपको दे देता है इस क्वेश्चन में यह आपको दे देता है 240 न्यूटन, यह आपको देता है 240 न्यूटन। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट में है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। In the given figure, the position time graph of a particle of mass 0.2 kg is shown. The impulse at t equal to 2 second is। यह क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, क्योंकि इम्पल्स हम लोग जानते हैं कि यह होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन इसमें एट ए टाइम बोला जा रहा है, एक टाइम मोमेंट बोल दिया है इस क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बताओ क्या होगा चेंज इन मोमेंटम। तो एक्चुअली ग्राफ को अगर आप देखोगे तो पता चला है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस पॉइंट के पहले वेलोसिटी है कुछ, क्योंकि यह पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, तो इसके पहले वेलोसिटी जो होगा वह होगा इस ग्राफ का स्लोप। तो वाजिब है t के जस्ट पहले स्लोप का कुछ वैल्यू दिख रहा है और स्लोप t के जस्ट बाद स्लोप का वैल्यू हो जा रहा है 0। तो हम लोगों को पहले एग्जैक्टली 2 सेकेंड के जस्ट पहले या 2 सेकेंड के जस्ट बाद पता करने हैं वेलोसिटी, और तब फिर उसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मास से तो यह आपको दे देगा चेंज इन मोमेंटम एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ t से जस्ट पहले, तो t के जस्ट पहले तो v एट t लेस देन 2 सेकेंड, जस्ट 2 सेकेंड, तो यह वैल्यू हो जाएगा tan थीटा के बराबर, और tan थीटा जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपको मिल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। और जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड एट t ग्रेटर देन 2 सेकेंड, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0, इसका वैल्यू मिल रहा है 0। तो आप पा रहे हैं क्या कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 और इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है 3, तो इट विल बी -3। तो इम्पल्स का जो वैल्यू होगा, तो इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, तो impulse is the change in momentum, hence it is m multiplied by change in velocity। m is the 0.2 and delta v is the 0.3, तो यह आपको दे रहा है -0.6, यह दे रहा है नेगेटिव ऑफ 0.6, और यह आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रह रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Two blocks of masses 12 kg and 4 kg are placed in contact with each other on a smooth surface। जैसा कि बच्चों फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 ब्लॉक को सटा कर रख दिया गया है, एक है 12 kg, एक 4 kg, और आप पा रहे हैं क्या कि इधर से एक फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है जिसका वैल्यू दे दिया गया है 32 न्यूटन इज अप्लाइड टू द हेवियर मास। द फोर्स ऑन द लाइटर मास इज। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस छोटे मास 4 kg पर कितना लग रहा है फोर्स। तो चलो मैं बनाता हूं। इन दोनों पे नीचे की ओर mg, ऊपर क्यों लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ऊपर क्यों लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। तो एक बात तो क्लियर है क्या, ऊपर का अपवार्ड नॉर्मल फोर्स डाउनवार्ड mg को कर ले रहा होगा काउंटर बैलेंस। तो जो भी फोर्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो मैं पहले निकाल लेता हूं इसका कंबाइंड एक्सीलरेशन, तो अगर मैं कहता हूं कि कंबाइंड एक्सीलरेशन A है, तो इसके कंबाइंड एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होगा वह A इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 12 प्लस 4, तो टोटल मास हो गया 16। तो कंबाइंड एक्सीलरेशन मिल जा रहा है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस फिर क्या है, अब अगर मैं सिस्टम मानता हूं लाइटर मास को 4 kg वाले को, तो 4 kg ब्लॉक भी तो ए से एक्सेलेरेटेड हो रहा है, 4 kg ब्लॉक भी तो ए से एक्सेलेरेटेड हो रहा है। तो हम लोग आराम से कह दे सकते हैं क्या कि 4 kg ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह हो जाएगा 4 kg ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाय 4 kg का एक्सीलेशन, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है किसी सिस्टम के पास अगर एक्सीलेशन है तो नेट फोर्स लग रहा होगा और वह नेट फोर्स होगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलेशन। तो मास जो है वह है 4 और एक्सीलेशन आपने अभी कैलकुलेट किया है वह 2 है। तो हम लोग कह सकेंगे क्या, लाइटर मास पे लगने वाला जो फोर्स है वह रह रहा है 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन रह रहा है हम लोग के ऑप्शन नंबर 3 में। तो करेक्ट ऑप्शन रह रहा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए 30 डिग्री रफ इंक्लाइंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6 देन द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक इज। बच्चों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि इंट्रोडक्शन में ही हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। दे दिया है बच्चों कि एक रफ इंक्लाइन सरफेस है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया है 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.6। अब बोला जा रहा है कि अगर एक ब्लॉक को आप इस पे प्रोजेक्ट कर देते हैं अप की ओर, अगर आप इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं अप की ओर, तो पूछा जा रहा है कि इसमें रिटार्डेशन का वैल्यू क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, इसके रिटार्डेशन के वैल्यू के लिए हम लोग पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लियर है कि नीचे लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स mg, ऐसे लग रहे होंगे, नीचे लग रहा होगा वेट mg, ऐसे लग रहे होंगे नॉर्मल फोर्स n। और चूंकि यह बॉडी ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की ओर, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। mg को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो क्लियर बात है क्या कि मोशन ऊपर की ओर है और नेट फोर्स नीचे की ओर है, तो यह रिटार्ड करेगा, निगेटिव एक्सीलेशन होगा, यानी एक्सीलेशन नीचे की ओर होगा। तो नीचे की ओर एक्सीलेशन के लिए आप लिख दे रहे हैं कि यह है -a। तो -a इज द नीचे की ओर डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स लग रहा है वह नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों, यह हो जाना है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो जाता है म्यू टाइम्स n, और n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर mg cos थीटा और होल डिवाइडेड बाय m। इस m को आप यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो रिटार्डेशन का वैल्यू मिल रहा है बच्चों g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा। अब g के जगह पर वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा के जगह पर पुट कर देता हूं मैं 30 डिग्री, म्यू के जगह पर वैल्यू दे दिया है 0.6, फिर g के जगह वैल्यू पुट कर देता हूं 10, और कॉस में थीटा के जगह में पुट कर देता हूं 30। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है, जो वैल्यू मिलता है वह मिलता है 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो वैल्यू मिलता है 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जा रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है एंगल ऑफ रिपोज फॉर ए रफ इंक्लाइन सरफेस इज 30 डिग्री। बोला गया एक रफ इंक्लाइन सरफेस है, उसका एंगल ऑफ रिपोज दे दिया गया है 30 डिग्री। तो बच्चों तुम जानते होगे कि एंगल ऑफ रिपोज का tan वैल्यू दे दिया करता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, tan वैल्यू दे दिया करता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इट मींस दैट इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मिल जा रहा है tan 30, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि यह हो जाना है 1/√3। ठीक है, इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। अब उस रफ इंक्लाइन सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा दे दिया है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन दिस रफ इंक्लाइन सरफेस देन इट्स एक्सेलेरेशन विल बी। मतलब क्या, इस रफ सरफेस पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू दे दिया है 45 डिग्री, इस पे एक ब्लॉक ऐसे रख दिया गया। अब रख दिया गया तो क्वेश्चन के अनुसार यह पता चल रहा है कि यह नीचे की ओर कर रहा है एक्सेलरेट, यह नीचे की ओर कर रहा है एक्सेलरेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके नीचे की ओर जाने का एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो नो प्रॉब्लम, ये लगा नीचे की ओर वेट,
इधर आप दिखा देंगे कि लग रहा है नॉर्मल फोर्स n, क्योंकि नीचे के एक्सेलरेशन की बात आप कर रहे हैं तो पीछे आप दिखाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर आप दिखाएंगे mg cos थीटा और इधर इसका ब्रेक करता हुआ रहेगा mg sin थीटा। तो क्लियर है कि नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा वह एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाना है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू n, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और होल डिवाइडेड बाय हो जाता है m, फिर m यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाना है साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 पुट करना है, तो g का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर g का वैल्यू पुट हो जाएगा 10, थीटा के जगह पर दे दिया है क्वेश्चन में 45, तो यहाँ पर थीटा के जगह पुट हो जाना है साइन 45। म्यू का वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से हम लोग खोज चुके थे, जिसका वैल्यू मिल रहा है 1/√3, तो वह पुट कर दूंगा मैं, फिर g के जगह पर पुट होगा 10 और cos थीटा में थीटा का जगह पुट होगा 45 डिग्री। तो बच्चों इसको जब तुम पुट करते हो तो इसका जो वैल्यू मिलता है वह मिलता है ऑप्शन 1 के बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह मिलता है ऑप्शन 1 के बराबर, इसलिए इसका सही जवाब हो जा रहा है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या है मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट 50 ग्राम ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन विल बी। जैसा कि क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, इससे तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस में एक ब्लॉक दिखा रहा है ये 50 ग्राम का, और इस सिलिंड्रिकल सरफेस को रोटेट करवाया जा रहा है। रोटेशन में ओमेगा दिया गया है, एंगुलर स्पीड ठीक है, और इसका रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है यह जो घूम रहा है तो घूमने के क्रम में यह नीचे ना गिरे, इसके लिए इस ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या रखना होगा। तो चलो मैं मान लेता हूं कि यह घूम रहा है। अब घूम रहा है तो बच्चों यह बात हम लोग समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक का मोशन हो जाएगा सर्कुलर, इस ब्लॉक का मोशन हो जाएगा सर्कुलर, और इस पे लगने वाले जो फोर्सेज होंगे तो नीचे तो लग रहे होंगे mg, ऊपर लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, और इधर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स n, और यही नॉर्मल फोर्स n इसे प्रोवाइड कर रहा होगा नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, यही नॉर्मल फोर्स इसे प्रोवाइड कर रहा होगा नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि यह n बराबर लिखा जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, और यह Fs लिखा जाएगा mg के बराबर, यह Fs लिखा जाएगा mg के बराबर। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यह स्लिप डाउन ना हो, यह स्लिप डाउन ना हो, इसके लिए ओमेगा का वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब है क्या कि ओमेगा का वैल्यू इतना रखना है कि इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वह मैक्सिमम तक रहे, इसको गिरने ना दे। इट मींस दैट अगर आप ओमेगा का वैल्यू रखते हैं मिनिमम, ओमेगा का वैल्यू अगर रखते हैं मिनिमम, ओमेगा का वैल्यू रखते हैं मिनिमम, तो Fs पहुंचा रहेगा मैक्स पे। तो फिर हम लोग अगर इसी इक्वेशन को फिर से मैनिपुलेट करके मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि Fs मैक्स शुड बी इक्वल टू हो जा रहा है mg, और Fs मैक्स का जो वैल्यू होगा वह होगा म्यू इंटू n के बराबर, और n के जगह पर आप पुट करेंगे ओमेगा मिनिमम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r, और इट इज इक्वल टू mg, इट इज इक्वल टू mg। अब इधर m को आप कर देते हैं कैंसिल आउट, और इसके जरिए बच्चों मैं निकाल देता हूं ओमेगा मिनिमम। दिख रहा है क्या कि इट इज g डिवाइडेड बाय म्यू r, इट इज g डिवाइडेड बाय म्यू r अंडर रूट, g डिवाइडेड बाय म्यू r अंडर रूट। और जब इसमें सारा वैल्यू पुट किया जाए, g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, ठीक है।
आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो जब सारे वैल्यूज को आप इसमें पुट करते हैं, सारे वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करते हैं तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन 4, क्योंकि इसको जब आप पुट करते हैं तो इसका जवाब मिलता है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A monkey of mass 15 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 30 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 30 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? देखो बच्चों, सिचुएशन को अगर मैं विजुलाइज करता हूँ तो सीन कुछ ऐसा है कि इट इज़ द सीलिंग, इट इज़ द रोप, इट इज़ द मंकी, इट इज़ द मंकी का पूंछ, ठीक है। अब यह इस रोप पे इस तरीके से फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स जो एग्जर्ट करेगा तो इसके बदले में रिएक्शन में रस्सी में डेवलप होगा टेंशन, और चूंकि यह मंकी अपने शरीर को रिजिड किए हुए है तो इस टेंशन को हम लोग कहेंगे कि इसके शरीर पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर इसके शरीर पर नीचे की ओर अर्थ के कारण लग रहा है इसका वेट। तो अगर यह टेंशन इसके mg से बड़ा रहा तब यह बंदर ऊपर की ओर कर सकेगा एक्सेलेट, तब यह बंदर ऊपर की ओर कर सकेगा एक्सेलेट। तो एक्सेलेशन का इक्वेशन अगर लिखा जाए तो इट विल बी t माइनस mg डिवाइडेड बाय m, ये रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक जानकारी दे दी गई है क्या कि मैक्सिमम एक्सेलेशन बताओ। तो आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन से कि एक्सेलेशन पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है टेंशन पे, और टेंशन पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द मंकी पे, क्योंकि इसी P का यह रिएक्शन पेयर है, इसी P का यह रिएक्शन पेयर है। तो अगर T का वैल्यू मैक्स होगा तो ही जाके एक्सेलेशन का वैल्यू भी हो सकेगा मैक्स। तो क्वेश्चन में T का वैल्यू मैक्स के बारे में बता दिया है कि जब उस रस्सी से 30 kg का ब्लॉक आप लटकाते हैं तब तक रस्सी नहीं टूटती है, उसके आगे अगर आप मास बढ़ाएंगे तो रस्सी टूट सकेगी। तो इस जानकारी से हम लोग को यह पता चल जा रहा है कि T मैक्स और कुछ नहीं होगा बल्कि 30 का वेट। तो 30 का वेट तो mg तो ये हो जा रहा है 300 न्यूटन। यानी कि अगर इस T के जगह पर हम लोग T मैक्स पुट कर देंगे तो यह एक्सेलेरेशन ऑफ बंदर मिल जाएगा मैक्सिमम। तो मैं पुट कर देता हूं, तो मैं कहता हूं क्या A मैक्स इज द 300 माइनस mg, तो mg मंकी का mg तो 150 डिवाइडेड बाय मंकी का मास। तो जब आप इसको पुट करके सॉल्व करते हैं तो इसका सही ऑप्शन मिलता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है which one of the following statements is incorrect? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यह तो करेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि एफ एस मैक्स एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बोला जा रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लार्जर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं, ये तो फॉल्स है। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज नो डायमेंशन, यह भी ट्रू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, यह भी ट्रू है। फर्स्ट में लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ट्रू है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज नो डायमेंशन ट्रू है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, यह भी ट्रू है। तो 1, 3, 4 ट्रू है, तो इनकरेक्ट 2 है। इसका सीधा मतलब है कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ए फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस xk कैप न्यूटन डिस्प्लेसेज ए पार्टिकल अप टू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये दे दिया है। वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 0, देन x इज। एक फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कहा जा रहा है क्या कि वर्क डन का वैल्यू हो गया है 0, तो x जो अननोन है इसका वैल्यू बताओ। तो नो प्रॉब्लम,
वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके वैल्यू दे दिए गए हैं 0, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डॉट डी, तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो दोनों के एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो -15, x मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा x का वैल्यू, और जो x का वैल्यू मिलता है वह मिलेगा आपको -9, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड इज शोन, फोर्स एट ए एंड बी इज रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का दे दिया है एक ग्राफ। आपसे इस ग्राफ के बारे में देख के कहा जा रहा है कि ए पॉइंट बी पॉइंट पे बताओ फोर्स क्या होगा, और 4 ऑप्शंस दिख रहा है कि वह सिर्फ उसका साइन पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इस टाइप से। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है -du बटे dr। इसका मतलब क्या, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेज r इक्वेशन, u वर्सेज r ग्राफ। तो आप पा रहे हैं क्या कि ए पॉइंट पर स्लोप जो होगा एट ए स्लोप का जो वैल्यू रह रहा है वह रह रहा है निगेटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थीटा का जो वैल्यू रहेगा वह 90 से बड़ा है, तो वह हो जाएगा निगेटिव। स्लोप है निगेटिव, तो एफ सी का वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव। और फिर इसी तरीके से अगर बी की बात मैं करूं तो बी पर खींचा जाने वाला जो टेंजेंट है वह एंगल बना रहा है 90 से छोटा, तो tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। तो वाजिब है लगने वाला जो फोर्स होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये हो जाना है निगेटिव। इसका मतलब यह है कि ए पे फोर्स होगा पॉजिटिव और बी पे फोर्स होगा निगेटिव। इसका सही ऑप्शन जो है वह है 2, इसका सही ऑप्शन जो है वह है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है क्या, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे दिया है। स्टेटमेंट 1 में है 2 particles moving in the same direction do not lose all their energy in a completely inelastic collision। मतलब क्या कि ये बोला जा रहा है कि 2 पार्टिकल हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइड किए। तो आप जानते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है क्या, टक्कर होने के बाद वह दोनों एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है, दोनों सटे हुए रह जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है क्या, टकराया 2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहा था और टकराने के बाद कॉमन बॉडी बन के वह चलने लग गया। तो वाजिब हम लोग जान रहे हैं कि चलने लगेगा, तो चलने लगेगा तो इसका मतलब है कि उसकी टोटल एनर्जी लूज नहीं हुई। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कोलिजन, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कोलिजन। तो यह भी ट्रू है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी टाइप के कोलिजन में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता रहता है, वैलिड है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रह रहा है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है द रिजल्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स इज। ओहो, अरे ये तो डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम पूछ दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वह उसका स्टेटमेंट आप जानते हैं कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्लियर है कि वेरिएबल फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, सारे फोर्सेज पे लागू होते रहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो इसका वेरिएबल फोर्स के लिए भी यही रहेगा, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी यही रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी यही रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी यही रहेगा, इंटरनल फोर्स के लिए भी यही रहेगा। ऑल फोर्सेज के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वैलिड है और उसका स्टेटमेंट है के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है 1, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है ए बुलेट ऑफ मास
ए बुलेट ऑफ मास 15 kg is moving a speed of 200 meter per second. It strikes a target and is brought to rest after piercing 40 centimeter into it. Calculate the average force of resistance offered by the target. देखो बच्चों, इसमें सीन ये है क्या कि मैं मान ले रहा हूँ कि यह है एक टारगेट, इस टारगेट में इस तरीके से एक बुलेट आया, ठीक है, इस बुलेट का मास है और इस बुलेट का कुछ स्पीड है। क्वेश्चन बोल दिया गया कि इसका मास है 15 kg और यह 200 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया है। अब स्ट्राइक करने के बाद बुलेट है तो वो पियर्स किया, अंदर घुस गया, और अंदर घुस गया तो यह बोला जा रहा है कि यह यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, अगर इस डिस्टेंस को मैं कहता हूँ s, तो s का वैल्यू दे दिया है 40 सेंटीमीटर, आके यह आ गया है रेस्ट में। आफ्टर पियर्सिंग 40 सेंटीमीटर द बुलेट बिकम्स एट रेस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या कि इस टारगेट के द्वारा इस बुलेट पे रेसिस्टेंस फोर्स कितना ऑफर किया गया है। तो क्लियर है कि रिटार्ड तो हुआ है, रिटार्ड हुआ है तो हम लोग यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी के जगह पुट हो जाएगा 0, यू के जगह पुट हो जाना है 200, फिर ये हो जाएगा प्लस 2a, और s के जगह पर आप पुट कर देते हैं 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा -a का वैल्यू, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा -a का वैल्यू, मतलब रिटार्डेशन का वैल्यू। बच्चों, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास वह कहलाता है फोर्स, और रिटार्डेशन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मास को तुम कह सकते हो कि वह हो गया रेसिस्टेंस फोर्स। तो इससे मैं निकाल दूंगा माइनस से, और -a जब निकल गया तो रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट वो सिंपली हो जाना है क्या कि -a मल्टीप्लाइड बाय m के, तो -a यहाँ से हम लोग का निकल चुका है। m का वैल्यू क्वेश्चन दे दिया है कि बुलेट है 15 ग्राम का, उसको ग्राम में केजी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और जब आप इसको पुट करते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलता है वह है 750 न्यूटन, वह होता है 750 न्यूटन, और इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन अप्लाइंग ए स्ट्रेस ऑफ 6 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक वायर इज ट्रिपल्ड, इट्स यंग्स मॉडुलस विल बी। बोला गया क्या कि एक वायर है, इस वायर पे इतना वैल्यू का स्ट्रेस लगाया गया, तो पता चला कि उस इलास्टिक वायर का जो लेंथ है वह 3 गुना हो गया। इसका मतलब यह है क्या कि लेंथ इनिशियल को अगर मैं L कहता हूँ तो लेंथ फाइनल का वैल्यू हो जाएगा 3L, तो यानी चेंज इन लेंथ का जो वैल्यू है वह हो जा रहा है 2L। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बच्चों बताओ उस वायर का क्या होगा यंग्स मॉडुलस। तो वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्वेश्चन में स्ट्रेस का वैल्यू डायरेक्ट दे ही दिया है, तो यह है 6 इंटू 10 टू दी पावर 10, और स्ट्रेन हम लोग जानते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, तो चेंज इन लेंथ जो है वह है 2L और डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ ओरिजिनल लेंथ जो है L, तो यह L कैंसिल आउट हो गया। तो वाजिब है इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 3500 मीटर। एक ओशियन है, उस ओशियन का एक डेप्थ बता दिया है, कि उसका डेप्थ जो है वो अप्रोक्सीमेट डेप्थ है 3500 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतना पर पास्कल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बेहतर क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंप्रेसिबिलिटी वाली बात पूछी जा रही है। मैं आपको बताता हूँ,
we know that bulk modulus of liquid means water is the reciprocal of compressibility. Bulk modulus of liquid is the reciprocal of compressibility, so it is 1 by K. Also we know that bulk modulus is the delta P divided by delta V बटे V with माइनस साइन। हम लोग जानते हैं कि बल्क मॉडुलस ऐसे अगर देखेंगे तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और बल्क मॉडुलस का जो जनरल डेफिनेशन होता है वो होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द लिक्विड। तो देखो बच्चों, यह हम लोग जानते हैं। अब इस दोनों को तुम अगर इक्वेट कर देते हो तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, क्योंकि माइनस डेल्टा V बटे V जो है यही कहलाएगा फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। तो मैं लिखता हूं क्या कि क्वेश्चन ये हो जाना है माइनस डेल्टा V बटे V एंड इट विल बी प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस एंड इट विल बी प्रेशर, और B इज द 1 बटे K मीन्स 1 बटे B इज द K, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेसिबिलिटी, और डेप्थ पे प्रेशर हम लोग जानते हैं कि वाटर का हो जाएगा H रो G और मल्टीप्लाइड बाय K। तो देखो बच्चों, इसमें H दिया हुआ है 3500, तो H दिया हुआ है 3500 मीटर, फिर रो का वैल्यू भी दे ही दिया है 10 टू द पावर 3, G का वैल्यू क्वेश्चन में बता दिया है कि हम लोग को लेना है 10, और K का वैल्यू भी दे दिया है क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर भी दे दिया है, इट विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर -11। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वह मिल जाना है 4 के बराबर, और इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है 4। नेक्स्ट 17 में है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे दिया गया है, कॉलम 2 में उससे रिलेटेड कुछ जानकारी दे दी गई है और हम लोग को मैच करवाना है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है शियर स्ट्रेस, तीसरा है बल्क स्ट्रेस, और चौथा है टेंसाइल स्ट्रेस। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, स्ट्रेस के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3-4 तरह के स्ट्रेस जो हम लोग पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, उन्हीं चारों के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह क्वेश्चन प्योरली फैक्ट पे आधारित है। मैं देखता हूं और मैं कह रहा हूं क्या कि इसका सही मैच 3 है, मीन्स A का 1/4, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज होता है और साथ ही साथ आप बोलते हैं कि शेप डज नॉट चेंज। वेरी गुड। बी में बोला जा रहा है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस का मतलब क्या, शेप चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम डज नॉट चेंज होगा। बल्क स्ट्रेस, तो बल्क स्ट्रेस जिसको कहते हैं तो उसमें फिर वॉल्यूम चेंज होता है, शेप में कोई चेंज नहीं होता है। और फिर टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस तो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही एक दूसरा नाम हो जाता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के साथ होगा 1 और 4, वही टेंसाइल स्ट्रेस का भी मैच होगा 1 और 4, इसलिए बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है इन ए लैमिनर फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज, फ्लूइड का क्वेश्चन, फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वो सब जो आप पढ़ते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से यह भी फैक्चुअल, लैमिनर फ्लो का ये डेफिनेशन के ही तहत पढ़ाई जाती है बात। तो बच्चों यह जो लाइन है ये प्योरली समझो कि एनसीईआरटी के किताब का रखा हुआ लाइन है। इन ए लैमिनर फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज, तो हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। लैमिनर फ्लो में जब ट्यूब से पानी पास कर रहा होता है, कोई लिक्विड पास कर रहा होता है, तो जो ट्यूब का सटा हुआ लिक्विड होता है उसके पास स्पीड 0 रहती है,
उसके पास स्पीड 0 रहती है, वो सटा हुआ रहता है तो उसका कॉन्टैक्ट पर स्पीड 0 रहता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों, a particle of mass m moving in the x direction with speed v is hit by another particle of mass 2 m moving in the y direction। ओ, पहला पार्टिकल चल रहा है along the x एक्सिस, दूसरा पार्टिकल चल रहा है along the y एक्सिस। पहले का स्पीड है v, दूसरे का स्पीड है 2v। पहले का मास है m, दूसरे का मास है 2m। अब बोला जा रहा है क्या, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब टकराया और एम्बेडेड सिस्टम हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ सटा ही रह गया, सेपरेट आउट नहीं हुआ। तब पूछा जा रहा है तुमसे द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू, मतलब कि इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें अप्रोक्सीमेटेड किसके बराबर। तो देखो बच्चों, चूंकि कोलिजन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू कर देंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू मैं कर दूंगा और ये कहूंगा क्या कि P इनिशियल बराबर हो जाना है P फाइनल। तो P इनिशियल पहले का जो होगा वो होगा mv I कैप, क्योंकि वो चल रहा था along the x एक्सिस। दूसरे का जो होगा 2m 2v j कैप। तो बच्चों ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल, तो फाइनल तो इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो एम्बेडेड सिस्टम हो गया है। तो एम्बेडेड सिस्टम हो गया है तो दोनों का मास जुट गया, तो ये हो गया 3m और ये लिखा गया वेक्टर v। नहीं पता है कि इस वेक्टर v का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें से m को कॉमन लेके मैं हटा देता हूं, तो यह मैं बता रहा हूं कि 3v इज इक्वल टू हो जा रहा है v I कैप प्लस 4v j कैप। तो आफ्टर कॉलिजन उस एम्बेडेड सिस्टम की वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाना है अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 2v का होल स्क्वायर। तो ये हो जाना है 4, ये 9 नहीं, ये हो जाना है 4v, यहाँ हो जाना है 4v, ये हो जाना है 4v, तो 16, तो ये हो जा रहा है 17v स्क्वायर अंडर रूट, तो यह मिल जा रहा है रूट 17v डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों टक्कर के बाद वह जो एम्बेडेड सिस्टम हो गया उसकी स्पीड हम लोगों को पता चल गई। बस फिर क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो के इनिशियल जो होगा बच्चों वह हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। तो ये हो जाना है हाफ mv स्क्वायर प्लस ये हो जाना है हाफ 2m और ये 2v का होल स्क्वायर। तो ये हो गया के इनिशियल। के फाइनल हो जाएगा बच्चों, तो एम्बेडेड सिस्टम है, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जा रहा था 3m, ये जो v स्क्वायर है तो इस v का स्क्वायर होगा, तो इस v का स्क्वायर होगा, तो इट विल बी रूट 17 डिवाइडेड बाय 3v का स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यह मिलेगा के इनिशियल, यह मिलेगा के फाइनल। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज लॉस, तो वह मिलेगा फ्रैक्शनल लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फ्रैक्शनल लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो लॉस इज द के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइडेड बाय के इनिशियल, तो इट इज द फ्रैक्शनल लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज द परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो बच्चों के इनिशियल में ये जो कैलकुलेट होके आएगा वो पुट कर देंगे, के फाइनल में यह जो कैलकुलेट होके आएगा वो पुट कर देंगे, और फिर के इनिशियल से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो कर देने के बाद इसमें आपको मिल जाता है परसेंटेज लॉस इन द कॉलिजन, और इसका सही आंसर आपको मिलता है फर्स्ट ही है, क्लोज टू 37%, क्लोज टू 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए 5 किलोवाट मोटर इज यूज टू पंप वाटर फ्रॉम ए वेल 20 मीटर डीप, द क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप्ड आउट पर सेकेंड इज। एक वाटर पंप है, वाटर पंप लगा के पानी को नीचे डीप से खींचा जा रहा है। पूछा जा रहा है क्या कि कितना वाटर पंप्ड होगा पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दिस पावर शुड बी mgh डिवाइडेड बाय t, दिस पावर शुड बी mgh डिवाइडेड बाय t। तो वी हैव टू कैलकुलेट m by t, तो m by t इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय gh।
यानी कि उस पंप का पावर डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच। इस क्वेश्चन में पावर का वैल्यू दे दिया है 5 किलोवाट, तो इट विल बी 5 × 10⁻³ वाट। जी के जगह पर पुट कर देना है 10 और एच जो है वो दे दिया है 20 मीटर। तो इसको बच्चों सॉल्व करने के बाद जो हम लोग को मिलता है उसका जवाब हो जाता है 25 kg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है बच्चों कि -k/2r² रिप्रेजेंट्स द फोर्स अंडर व्हिच ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। देखो बच्चों, बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है और उस सर्किल पे लगने वाला फोर्स का यह रिप्रेजेंटेटिव फोर्स है -k/2r²। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्किल पे घूम रहा है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव फोर्स जो रहता है वह सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस सेंट्रीपिटल होने के कारण लगता है, मतलब क्या कि टुवार्ड्स द सेंटर के लिए। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि mv²/r का वैल्यू दे दिया है k/2r। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी। तो देखो तो बच्चों यहाँ से हम लोग निकाल ले सकते हैं mv², यह r कट गया तो mv² बराबर हो जा रहा है बच्चों k/2r। तो काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है ½ mv² = k/2r। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी फोर्स को r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाना है k/2r² dr। अब फ्रॉम RL टू दैट पॉइंट PL मीन्स इट विल बी k/2r² इंटीग्रेशन r बराबर इन्फिनिटी से r तक। इससे आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इससे आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को जोड़ देना है। ठीक है, तो यह जो पूछा जा रहा था टोटल एनर्जी, तो बच्चों टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसको जोड़ा जाता है बच्चों तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिखेगा वह दिख रहा है -k/4r, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है बच्चों द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 6 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इतना, ux = इतना। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 4 जूल, देन मैक्सिमम स्पीड इज। देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू भी दे दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल देंगे u का मिनिमम। ठीक है, और जिस वक्त u मिनिमम होगा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में u मिनिमम अगर हम लोग घटा लेंगे तो वह दे देगा हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मैं u को मिनिमाइज करता हूं। तो u को मिनिमाइज करने का तरीका होगा क्या कि पहले आप निकालिएगा du/dx, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा ये कहता है कि एक बार डिफरेंशिएट करो फिर उसको 0 से इक्वेट करो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 6x5 / 6 माइनस ये हो जाएगा 4x3 / 4, 4 कट गया, 6 कट गया, तो यह मिल रहा है x5 - x3। इसको तुम 0 से इक्वेट करवा दो। 0 से इक्वेट करवाने के बाद x3 को मैं कर लिया कॉमन, तो कॉमन कर लिया तो यहाँ बच रहा है x² - 1, ये हो जा रहा है 0, ये हो जा रहा है 0। अब यहाँ से आप पाएंगे क्या कि या तो x का वैल्यू रह रहा है 0 या x का वैल्यू मिल रहा है +1 या -1, +1 या -1। x बराबर 0 पे आप पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो यह तो RL की बात हो गई, मतलब रेफरेंस लेवल की बात होगी। तो यह तो सीधा हो गया क्या कि रेफरेंस लेवल की बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पे मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं, यहाँ पे तो रेफरेंस लेवल है, इसका वैल्यू 0 होगा। मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है x बराबर +1 पे या फिर x बराबर -1 पे। तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका बच्चों तुम जानते हो कि डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डबल डिफरेंशिएट मैं करता हूँ, तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये होगा d2y/dx²। आओ बच्चों x पे पावर 5 है -x पे पावर 3 है, डिफरेंशिएशन जो होगा तो ये हो जाएगा 5x4 - 3x²। अब इसमें
x का वैल्यू +1 और x का वैल्यू -1 पुट करके चेक करना है कि यह पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो मैं कह रहा हूं कि एट x बराबर +1 अगर आप पुट करते हैं तो वाजिब है ये रह रहा है पॉजिटिव, और अगर एट x बराबर -1 आप पुट करते हैं तो इस वक्त भी यह रह रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर +1 और x बराबर -1 दोनों ही जगह पर पोटेंशियल एनर्जी रह रहा है मिनिमम। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम के लिए यहाँ x की जगह पुट करना पड़ेगा +1 या -1, तो इट विल बी 1/6 -1/4 और इसका जो वैल्यू मिल जा रहा है तो इसका जो वैल्यू मिल जा रहा है तो इसमें पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं u मिनिमम। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे दिया था 4 जूल, तो 4 जूल में आप 4 में u मिनिमम को घटा देंगे तो यह आपको दे देगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यह दे देगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गया और पार्टिकल का मास दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इक्वेट करवा दिया जाएगा 12 mv² से। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग प्राप्त कर ले सकते हैं v का मैक्स वैल्यू, प्राप्त कर ले सकते हैं v का मैक्स वैल्यू। तो जो v का मैक्स वैल्यू जो इसमें मिलता है उसका वैल्यू मिलता है 7/6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, मतलब u को मिनिमाइज किया गया, मिनिमाइज करके u का मिनिमम वैल्यू खोज लिया गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में u मिनिमम को आप घटाएंगे तो वह देगा आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू मिल गया है तो उसको आप इक्वेट करवा देते हैं 12 mv मैक्स का स्क्वायर, और उसको आप सॉल्व करके निकालते हैं तो v मैक्स मिलता है, और जो v मैक्स मिलेगा तो उसका वैल्यू मैं बोल रहा हूं को मिलता है 7/6 मीटर सेकेंड। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। वन डायमेंशनल मोशन पावर की बात पूछा जा रहा है तो पावर विल बी फोर्स डॉट v, और वन डायमेंशनल के लिए है तो ये हो जाना है एफ v cos 0 जो कि सिंपली हो गया f मल्टीप्लाइड बाय v, f मल्टीप्लाइड बाय v। अब f हो जाता है, f हो जाएगा ma और v हो जाएगा u प्लस at। ठीक है, अगर रेस्ट से चलना शुरू किया है तो u के जगह पर आप पुट कर देते हैं 0, तो सिंपली आप पाते हैं क्या कि प्रेशर का वैल्यू मिल जा रहा है ma² मल्टीप्लाइड बाय t, जो कि दिख रहा है कि p वेरीज एज t है, और इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स 7.30 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दे दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, जी का वैल्यू जो लेना वो दे दिया है। क्वेश्चन है क्या द प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना, यानी कि एक वाटर ड्रॉप है, उस वाटर ड्रॉप के अंदर में प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये आपके क्लास में इस टॉपिक की जो पढ़ाई होती है तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया जाता है क्या कि वाटर ड्रॉप के इनसाइड पे प्रेशर का वैल्यू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। और बच्चों इस क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है, इसका रेडियस का वैल्यू दे दिया है, सारा वैल्यू इसमें जब आप पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो 24 का करेक्ट ऑप्शन आता है 1। इसका करेक्ट ऑप्शन आता है 1। नेक्स्ट 25 में है बच्चों ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइंड to lift cars with maximum mass of 4000 kilogram. The area of cross section of the piston carrying the load is 625 centimeter square. What maximum pressure would the smaller piston have bear?
हाइड्रोलिक लिफ्टिंग की बात है, आप पढ़े हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्टिंग में इधर आप फोर्स लगाते हैं तो इधर जो है सो फोर्स जनरेट होता है, फोर्स और एरिया कनेक्टेड होता है प्रेशर से, तो प्रेशर इक्वल आप करते हैं, जिस कारण से आप पाते हैं क्या, छोटा फोर्स लगाने के लिए आप छोटा फोर्स लगा पाते हैं बड़े फोर्स जनरेट करने के लिए। तो इसमें सिंपल सा दे दिया गया है क्या कि हाइड्रोलिक लिफ्टिंग है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर कितना जनरेट होगा, तो सिंपल सा है, प्रेशर जो जनरेट होगा वह होगा फोर्स जो चाहिए हम लोग को डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। फोर्स का जो वैल्यू दिया गया है तो मैक्सिमम मास 4000 है, तो इसके वेट को उठाना है तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय जी, और प्रेस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 625 है, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कर देते हैं तो इतना आपको मिल जाता है इसका प्रेशर, और इसका जब सॉल्व करने के बाद आंसर आप देखेंगे तो इसका मिलता है ऑप्शन 4, जिसका करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्वेश्चन नंबर 26 में है the length of a needle floating on water is 7.5 centimeter. Calculate the added force required to pull the needle out of water. मतलब क्या कि यहां मान के चलो कि वाटर है, ठीक है, इस पर एक निडल रखा हुआ, अब बोला जा रहा है इस निडल को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो निडल जो है उस पर तैरता क्यों रहता है, सरफेस टेंशन के कारण, तो निडल पे जो सरफेस टेंशन है दोनों तरफ से लगेगा। तो इस केस में जो सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन होगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय 2L, क्योंकि इसमें इधर से भी खींचेगा सरफेस, इधर से भी खींचेगा सरफेस, तो इसमें लेंथ दोगुना लेना पड़ता है, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय 2L। हम लोग से पूछा जा रहा है फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2L। इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन का वैल्यू दे दिया है, सरफेस टेंशन का वैल्यू दे दिया है, लेंथ दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर, तो जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम लोग तो इसका आंसर आ जाता है 1.08 इंटू 10⁻² न्यूटन, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट 27 में बोला जा रहा है क्या, a 25 centimeter cube floats in water with 15 centimeter cube remaining above the surface. The density of the material from which the cube is made. Buoyancy force, Archimedes principle, तो सिंपल सा यह क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है क्या कि 25 सेंटीमीटर क्यूब floats in water with 15 centimeter cube remaining above the surface. The density of the water from which the cube is made. तो इसमें 25 multiplied by rho into g is equal to हो जाएगा 25 minus 15 into rho into g, जिसमें कि रो सी जो मैं लिखा हूं वह रो सी क्यूब का है, और दाहिने साइड जो मैं रो लिखा हूं यह वाटर का है। तो आप पा रहे हैं क्या कि इन सारे वैल्यूज को जब आप पुट करते हैं तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ मेटेरियल पूछा जा रहा है, यानी कि रो सी पूछा जा रहा है, तो सारा वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं हम लोग तो रो सी का वैल्यू मिल जाता है, रो सी का वैल्यू मिल जाता है 3 के बराबर, यानी कि 0.4 ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट 28 में है, 28 में है बच्चों, water rises to a height h in capillary tube. If the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, then तो देखो बच्चों यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब वाला है, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। अब उसी के स्टेटमेंट का यह कंक्लूजन के रूप में पढ़ाया जाता है, और तुम पढ़े भी होगे बच्चों। तो इस कंक्लूजन से जब आप इसका चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको जानकारी अगर है, आप फैक्चुअल बात है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है 1 कि इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h, देन वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। मतलब इसमें है कि पानी वहां तक जाएगा और ओवरफ्लो नहीं होगा, फैक्चुअल है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया है 1।
नेक्स्ट 29 में है बच्चों, ए स्टोन इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्किल, स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज अंडर रूट 7gr where r is the radius of circle, the ratio of tension at the top and the bottom is। देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया है क्या कि इस तरीके से एक बॉल है या एक स्टोन है, वह वर्टिकल सर्किल में उसको रोटेट करवाया जा रहा है। तो वर्टिकल सर्किल में रोटेट करवाया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये हो गया बॉटम पॉइंट, ये हो गया टॉप पॉइंट। बॉटम पॉइंट पे स्पीड दे दिया गया है अंडर रूट 7gr, अंडर रूट 7gr, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि बॉटम पॉइंट पे और टॉप पॉइंट पे टेंशंस जो होंगे उसके बीच का क्या होगा, रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉटम और टॉप के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लागू करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा यहां पर का स्पीड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक जोड़ पोटेंशियल, काइनेटिक जोड़ पोटेंशियल, यहां पर मैं लेता हूं कि यह है रेफरेंस लेवल, तो यहां का जो काइनेटिक होगा तो ये हो जाएगा हाफ mv², तो ये हो जाएगा 7gr। पोटेंशियल में यहाँ कर दिया 0 बॉटम पॉइंट पे। टॉप पॉइंट पे तो इसको मैं कर रहा हूँ कि ये हो जा रहा है हाफ mvt², ये हो जाना है mg2r। तो m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से अगर मैं गुना कर देता हूँ तो यहाँ हो जा रहा है 7gr इज इक्वल टू, ये हो जा रहा है टॉप पर के स्पीड का स्क्वायर, ये हो जा रहा है 4gr। तो यहाँ से आप पाते हैं कि vt का वैल्यू हो जा रहा है 3gr अंडर रूट, ठीक है। ये मैं निकाल दिया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, टॉप पॉइंट पे क्या होगा उस स्टोन का स्पीड। अब पूछा जा रहा है टेंशन। तो देखो बच्चों, टेंशन की बात अगर मैं निकालूं तो उसके लिए सर्कुलर मोशन का फंडा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लग रहा है नीचे की ओर mg, यहाँ लग रहा है टेंशन t, तो t माइनस mg दे देगा mv²/r। तो बॉटम पे t माइनस mg बराबर दे देगा mvr। तो बॉटम वाले को मैं कहता हूं t डैश, तो t डैश बराबर हो जाना है t डैश माइनस mg बराबर mv²r, तो t डैश बराबर हो जाएगा mg प्लस mv²/r। और बच्चों यह हो गया mg, और बॉटम पे भी का वैल्यू दिया हुआ था रूट 7gr, तो आप पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा m/r 7gr, है क्लियर, 7gr, ठीक है। और यहाँ होगा r, यह r कट गया, तो 7mg और mg, तो ये हो जाएगा क्या 8mg, यानी कि बॉटम पर टेंशन का वैल्यू मिल गया है 8mg। फिर इसी तरीके से आओ टॉप पे, तो टॉप पे नीचे की ओर लगेगा टेंशन, नीचे ही की ओर लगेगा mg, तो t डबल डैश, तो t डबल डैश प्लस mg बराबर हो जाएगा mv²/r। तो t डबल डैश हो जाना है बच्चों mv²/r माइनस mg। अब यहाँ पर का जो है भी तुम अभी निकाले रूट 3gr, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा m/r, ये हो जाएगा 3gr, जिसमें r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, तो 3mg माइनस mg, तो ये हो जाएगा 2mg। तो देखो बच्चों, बॉटम पे टेंशन का वैल्यू मिला है 8mg और टॉप पे टेंशन का वैल्यू मिला है 2mg। पहले टॉप डिवाइडेड बाय बॉटम की बात है, तो टॉप डिवाइडेड बाय बॉटम यानी 2mg डिवाइडेड बाय 8mg, जो कि हो जाएगा 1:4, और 1:4 जो है वह है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 4.673 सेंटीमीटर, breadth is 3.26 सेंटीमीटर, देन L प्लस बी इज यूज आइडियल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल सा है, L प्लस बी बोला जा रहा है, तो L प्लस बी हम लोग पहले कर देते हैं, L प्लस बी हम लोग पहले कर देते हैं। तो ये हो जाना है 3, ये हो जाना है 3, ये हो जाना है 9, ये हो जाना है 7.933 आ जाना है। अब चूंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी है, तो देखो बच्चों, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो एडिशन के वक्त आंसर जो होगा वह मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या में रहेगा। तो मिनिमम की बात अगर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7.93, जो कि इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन 2। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। नेक्स्ट, थर्टी वन में है बच्चों कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर्स इज गिवन एज इतना, यानी कि पोजीशन का इक्वेशन दे दिया है। हाउ लॉन्ग डज ए पार्टिकल टेक टू कम टू रेस्ट, मतलब बोला जा रहा है कि कितना समय लेगा उस पार्टिकल को रेस्ट में आने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले v का इक्वेशन निकाल देते हैं। हम लोग जानते हैं कि v विल बी dx बटे dt, तो उसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो 5t उसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा dx बटे dt, ये हो जाना है 5t4 माइनस 20t3 इतना, ये हो गया वेलोसिटी। अब बोला जा रहा है क्या कि कब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, कब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो कब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसी को तुम बच्चों इक्वेट करवा दो जीरो से। अब इसमें मैं 5t क्यूब को कर लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो या तो t का वैल्यू जीरो मिलेगा या तो t का वैल्यू 4 सेकेंड मिलेगा। t का वैल्यू जीरो का मतलब हो गया इनिशियल पोजीशन, तो यह तो डिस्कार्डेड हो जाएगा इनिशियल टाइम। तो नेक्स्ट टाइम वह जो रेस्ट मारा है वह है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड रह रहा है आपके ऑप्शन 1 में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है बच्चों, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration. It travels a distance x in first 3 seconds and distance y in next 30 seconds. Then, हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात है तो हम लोग यूज कर सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो बच्चों x बराबर लिखा जा सकता है 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी a/2 9। फिर नेक्स्ट y सेकेंड चला है, y डिस्टेंस चला है 3 सेकेंड में, तो इट मीन्स डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो u के जगह पर 0, ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर, तो इट विल बी a/2 मल्टीप्लाइड बाय 36। अब मुझे निकालना है x और y के बीच का रिलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई माइनस x कर देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों a/2 36 माइनस 9, ये हो जाना है a/2 मल्टीप्लाइड बाय 27। x कट गया तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जा रहा है बच्चों a/2 27, जो कि तुम देख सकते हो कि यह x का तिगुना है, तो इट विल बी 3x, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3x, और y इज इक्वल टू 3x है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 33 क्वेश्चन में है बच्चों, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। देखो बच्चों क्या है सीन ये है क्या कि यह अर्थ सरफेस से एक बॉल को वर्टिकली अप उछाला गया है u स्पीड से। हम लोग जानते हैं क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब पहुंचेगा, हम लोग जानते हैं क्या कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर v बराबर होगा 0, और यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उसको आप कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट होता है u/g। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि इस u/g से t सेकेंड पहले तक में कितना डिस्टेंस तय हुआ है, मतलब ड्यूरिंग लास्ट। ये हो गया u/g, इसका t सेकेंड पहले, तो यहां पर का टाइम को मैं कर रहा हूं कि ये हो जाएगा ta माइनस टी, मीन्स u/g माइनस टी। तो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस दिस मच, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो वेलोसिटी है उसको पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पर की वेलोसिटी को अगर मैं कहता हूं कि यह है v डैश, तो बच्चों v डैश इज इक्वल टू u माइनस at,
टी ए इज इक्वल टू यू बटे जी, और यहाँ पर का टाइम है टी ए माइनस टी। तो यहाँ पर की वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यह जो v डैश होगा u माइनस जी टी, तो ये हो जाना है u माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा u माइनस जी, तो g है, और t के जगह पर पुट करना है टी ए माइनस टी, तो ये हो जाना है बच्चों u बटे जी माइनस टी। इसको जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो u ये जी आके आएगा u, और ये फिर हो जाएगा प्लस जी टी, यह u कट गया तो यह हो रहा है जी टी। मतलब ये कि इस मोमेंट पे उस बॉल का, उस पत्थर का स्पीड हो जाना है जी टी। लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये फर्दर यहाँ तक में कितना डिस्टेंस तय किया है। तो अगर उस डिस्टेंस को मैं कहता हूँ d, तो इट विल बी v डैश इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो v डैश के जगह मैं पुट करता हूँ जी टी, तो इट विल बी जी टी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको सॉल्व करोगे बच्चों तो मिलता है हाफ जी टी स्क्वायर, और यह है करेक्ट ऑप्शन 4 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है बच्चों, ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर maximum range with an initial velocity of 30 meter per second. If g is equal to 10 meter per second square, the range of the missile is। सिंपल क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का उछाले जाने का स्पीड दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, उछाले जाने का वैल्यू दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, दे दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि उस मिसाइल का रेंज क्या होगा। बोल ही दिया है क्वेश्चन कि मैक्सिमम रेंज के लिए उछाला गया है, तो वी नो दैट रेंज मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो u इज 30, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10, ये कटा तो वाजिब है यह हो जाना है 90 मीटर, और यह 90 मीटर है ऑप्शन 2 में। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है बच्चों, ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 1.2 मीटर बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 24 rpm. Keeping the radius constant, the tension in the string is reduced to 1/9 of its initial value. The new speed is। देखो बच्चों इसका सीन क्या है। इसका सीन है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉल को किसी रस्सी के थ्रू स्ट्रिंग के थ्रू हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में तुम जान रहे होगे कि नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, वह कर रहा होगा काउंटर बैलेंस। ये जो डेवलप हो रहा होगा टेंशन, यही टेंशन इसे प्रोवाइड कर रहा होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि जो कुछ भी चेंज करना है करो, लेकिन रेडियस का वैल्यू रखना है कांस्टेंट। तो m कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट कर दिया गया, तो इट मींस दैट टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन पर मैं आता हूं, नए सिचुएशन में कहा गया कि टेंशन को घटा दिया गया, तो मींस ऐसे में कह रहा हूं कि T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू हो जाना है ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं पुट करूं तो T2 के जगह पर है T/9, तो यह है T/9, T1 है T। ओमेगा 2 हम लोग से पूछा जा रहा है, और ओमेगा 1 का वैल्यू दे दिया था 24 rpm, तो ये दे दिया गया था 24 rpm, ये हो गया स्क्वायर, ये 2 ये 2 कट गया। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करके हम लोग को बता देना है ओमेगा 2 का वैल्यू, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि रेडियस को अगर तुम कांस्टेंट रखते हो लेकिन टेंशन का वैल्यू 1/9 कर देते हो तो इसका न्यू स्पीड क्या होगा, और आरपीएम में ही है, आरपीएम में ही आंसर है। तो वाजिब है इसके जो आंसर हो जा रहे हैं जब तुम निकालोगे तो पता चलेगा कि उसका वैल्यू है 8 आरपीएम, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन रह रहा है 8 आरपीएम, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में है बच्चों कि बोला जा रहा है
कि द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशंस इज एक्स। देखो बच्चों, ये रैंडम एरर का क्वेश्चन पूछा, तो तुम जानते होगे क्या, रैंडम एरर ऐसा एरर है जिसको कि रिड्यूस करने का तरीका यह है क्या कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा दी जाए। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा दी जाए मतलब क्या कि जितना नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तुम बढ़ाओगे उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिड्यूस होगा, घटेगा रैंडम एरर। तो सिंपल सा बात है, बोला गया कि 200 ऑब्जर्वेशन में रैंडम एरर है x, तो बोला गया क्या कि 1200 ऑब्जर्वेशन लोगे तो रैंडम एरर कितना होगा। तो बच्चों 6 टाइम्स तुमने ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिए, तो क्लियर है कि 6 टाइम्स रैंडम एरर घट जाएगा। इसका सीधा मतलब हो जाएगा क्या कि अब जो रैंडम एरर होगा वो हो जाएगा x/6, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्कीडिंग ऑफ ए कार मूव्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 125 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि इसका अगर इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल है, इस पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो इसका जो भी मैक्स हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू रहा करता है √μgr, ये मिलता था। तो यही तो पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे ही दिया है, यानी म्यू का वैल्यू दे ही दिया है, जी का वैल्यू 10 दे ही दिया है, आर का वैल्यू भी दे ही दिया है 125 है, तो वाजिब है इसमें पुट कर देना है। अब पुट कर देने के बाद हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो जब वैल्यू निकालोगे बच्चों तो इसका वैल्यू मिलता है 25 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है बच्चों, ए कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए रोड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर दिया है। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज NA एंड NB व्हेन इट इज एट द पॉइंट्स A and B रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जिग जैग पाथ दिया हुआ है रोलर कोस्टर जैसा, इस पे एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब बोला जा रहा है क्या कि जरा ये बताओ कि जब वह A और B पर से गुजर रहा है तो उस वक्त उस पे लगने वाले नॉर्मल फोर्सेज का वैल्यू क्या क्या है। और क्या है वो एग्जैक्ट ना पूछ के रिलेशन पूछ रहा, बड़ा या छोटा। तो ठीक है बच्चों, जब यहाँ A पर से गाड़ी गुजर रही होगी तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। B से गुजर रही होगी तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। और चल रहा है तो यह कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका इक्वेशन लिखोगे A पे, तो A पे लिखाएगा इक्वेशन mg माइनस NA बराबर हो जाएगा mv² RA मीन्स हो गया A पॉइंट पर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां से बच्चों NA बराबर मिल जाएगा तुमको mg माइनस mv² डिवाइडेड बाय RA। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूं B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर भी निकलेगा यह mg माइनस NB इज इक्वल टू mv² RB। तो देखो बच्चों, यहां से फिर तुम निकालते हो NB बराबर, तो इट विल बी mg डिवाइडेड बाय mv² डिवाइडेड बाय RB। तो हम लोग NA और NB निकाल लिए, NA और NB निकाल लिए, और साफ दिख रहा है कि दोनों का एक्सप्रेशन एक जैसा है। डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A और रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B। फिगर में तुम देख सकते हो क्या कि A पर थोड़ा सा स्टीपर है और B पे थोड़ा सा फ्लैटर है। मींस B पर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? A पर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में। तो वाजिब है, क्लियर है कि यहां पर तुम कह पाते हो क्या कि mv² बटे RB। तो चूंकि यहां पर कह पाते हो कि एज RB इज ग्रेटर देन RA, RB is greater than RA, RB is greater than RA, hence
जब इस पे हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करते हैं, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि Na इज लेस देन Nb। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। नेक्स्ट 39 में है बच्चों, 39 में the upper 1/3 of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower 2/3 is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower 2/3 of the is given by। देखो बच्चों क्या है, सीन है क्या, एक इंक्लाइन सरफेस दिया गया, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, टोटल इसका लेंथ L है, 1/3 जो है स्मूथ है और 2/3 जो है वह रफ है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक को रखा गया, रेस्ट से चलने को छोड़ दिया गया, तो वाजिब है इस पे चलता हुआ जब यहाँ आएगा तो मोशन तो एक्सेलेटेड होगा ही, क्योंकि नीचे क्यों लगेगा, फोर्स mg sin थीटा, और mg sin थीटा का एक्सेलेटेड होगा g sin थीटा से, ठीक है। तो वाजिब है यहाँ पर कुछ न कुछ स्पीड गेन कर लेगा और फिर इस स्पीड से चलता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब फिर यहाँ आते आते वह आ गया है रेस्ट में ही, यहाँ भी डैश बराबर है 0। तब आपसे पूछा जा रहा है क्या, इस रफ पोर्शन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ पर का v हो जाना है 0 प्लस 2, एक जगह पर आप पुट कर देंगे g sin थीटा और s के जगह पर पुट कर देंगे L/3, ठीक है। तो ये पता चल गया यहाँ पर का v। फिर यहाँ से यहाँ तक मैं यूज कर लेता हूँ, तो मैं यूज कर लेता हूँ v² बराबर u² प्लस 2as। तो इसका मैं यूज करता हूँ, तो v के जगह पुट होगा 0, u के जगह पुट होगा ये वाला v, तो ये हो जाना है क्या 2g sin थीटा और मल्टीप्लाइड बाय L/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2s। तो अब जो 2 होगा तो 2 a जो होगा वह होगा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन भी है, और लेंथ जो होगा वह होगा 2L/3, और माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब इसका एक्सेलेरेशन नहीं होगा बल्कि रिटार्डेशन होगा। तो इसको जब तुम इक्वेट करवाते हो 0 से और इसको जब कैलकुलेट करते हो तो मिल जाएगा म्यू का वैल्यू, मिल जाता है म्यू का वैल्यू। और बच्चों इसमें जब म्यू का वैल्यू हम लोग खोजते हैं तो इसका वैल्यू मिलता है 3/2 tan थीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है द मशीन गन फायर्स 36 बुलेट्स पर मिनट if the mass of each bullet is 20 gram and the velocity of the bullets is 800 meter per second, the power of the gun। तो बच्चों power can be written as work done divided by time interval, और work done can be written as kinetic energy final minus kinetic energy initial divided by time interval, divided by time interval। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो होगा 0, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैं लिखता हूं तो P, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वह हो जाना है हाफ mv², है क्लियर, हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो देखो बच्चों हाफ m के जगह पर रहेगा मास ऑफ द ईच बुलेट 20 ग्राम, ठीक है, v के जगह पुट होगा 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 36 बुलेट्स पर मिनट निकल रहा है। तो यह तो एक बुलेट के कारण हुआ, अब 36 बुलेट्स पर मिनट निकल रहा है तो टोटल मास जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा यहाँ पर 36 से, और टाइम इंटरवल के जगह पर पुट करने पड़ेंगे हम लोग को पर मिनट है तो 60 सेकेंड, ठीक है। और जब तुम इसे सॉल्व करते हो हाफ m के जगह पर 20 ग्राम, v के जगह पर 800 मीटर पर सेकेंड, चूंकि 360 बुलेट्स हैं तो 360 बुलेट से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा 60 सेकेंड। और तब जब इसको कैलकुलेट करते हो तो 40 का सही आंसर आ जाता है 138.4 किलोवाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38.4 किलोवाट। नेक्स्ट 41 में है बच्चों
A position dependent force F is equal to 6 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small body of mass 3 kg and displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर. वर्क डन इन जूल. सिंपल सा है, एक फोर्स का इक्वेशन दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 0 to 4 मीटर है, वर्क डन पूछा जा रहा है. तो वी नो दैट वर्क डन विल बी इंटीग्रल एफ डी एक्स. एफ डी एक्स, तो एफ के जगह पर है बच्चों 6 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स. और इंटीग्रेशन का लिमिट चलेगा 0 से 4 तक. तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस ये हो जाएगा 3x क्यूब बट्टे 3 और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 4. ये पुट करना है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 4. तो इसमें जब तुम पुट करते हो तो इसका जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा तो इसका वैल्यू मिल जाता है 72 जूल. इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4. तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव. इट मीन्स इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दे दिया है. 4 स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है. तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एनी फोर्स, फ्रिक्शन ही नहीं, वर्क डन बाय एनी फोर्स कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, because the work done depends on force, displacement as well as the angle between force and displacement. So work done by any force may be positive, negative or 0. तो फ्रिक्शन के कारण भी वर्क डन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट 43 में है बच्चों, the length of wire is 1.5 meter and the area of cross section is 2 into 10 power minus 2 centimeter square. If the work done for increase in length by 0.3 centimeter is 0.6 joule, then Young's modulus of the material, Young's modulus पूछ रहा है. तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या कि वर्क डन बराबर होता था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. तो वर्क डन बराबर हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस. स्ट्रेस मीन्स हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल और वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो देखो बच्चों, यह ए एल यह ए एल कट गया, तो हम लोग कह पा रहे हैं क्या कि वर्क डन बराबर हो जाएगा हाफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल. तो यहाँ से देखो बच्चों, एफ निकाला जा सकता है ट्वाइस ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, ट्वाइस ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा एल. तो वर्क डन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ इतना इज 0.6 जूल, ये दिया हुआ है. तो वर्क डन का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ में इंक्रीमेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.36. तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 2 इंटू वर्क डन के जगह पर 0.6 और डेल्टा एल के जगह पर 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -2. तो इससे निकल जाएगा बच्चों फोर्स. अब जैसे ही फोर्स निकल गया तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कर दोगे तो यह दे देगा बच्चों स्ट्रेस, यह दे देगा बच्चों स्ट्रेस. ठीक है, तो अब जैसे ही स्ट्रेस मिल गया तो हम लोग बता सकते हैं यंग्स मॉडुलस, बिकॉज यंग्स मॉडुलस इज द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस एफ बटे ए जो कि तुम यहाँ से निकाले हुए हो वो पुट कर देंगे, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. तो स्ट्रेस अभी आपने कैलकुलेट किया है, डेल्टा एल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू भी दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5 मीटर. तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट किया जा सकता है इस वायर का यंग्स मॉडुलस, और इसका सही जवाब मिलता है ऑप्शन 2. तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो है वाटर इज फ्लोइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। फिगर है, हर जगह पर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इसमें जो वाटर चल रहा है तो इसके वाटर के मूवमेंट का स्पीड यहाँ फिगर में दे दिया है v, है क्लियर। अब बताया जा रहा है कि फर्स्ट लिम्ब में हाइट पहुंचा हुआ h1 पे, सेकेंड लिम्ब में हाइट पहुंचा हुआ है h2 पे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इस दोनों में कौन सही होगा, h1 लेस देन h2। तो देखो बच्चों, ये हम लोग जानते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, दोनों को मिलाने के बाद आप ये कहते थे क्या, अगर यहाँ पर स्पीड सेम है, अगर यहाँ पर स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो लिक्विड का जो हाइट ऊपर उठेगा वह सेम होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा h1 इज इक्वल टू h2। नेक्स्ट, फोर्टी फाइव में है बच्चों, ए शावर हेड हैज 80 सर्कुलर ओपनिंग ईच ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। शावर हेड इज कनेक्टेड टू ए पाइप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। The speed of water in the pipe is 4 meter per second. Find the speed of water as it exits from the shower. देखो बच्चों, इसमें है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं, और हम लोग जानते हैं क्या कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्पीड यह रहेगा कांस्टेंट, यह रहेगा कांस्टेंट, यह रहेगा कांस्टेंट, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मैं कर देता हूं। अब देखो, यह जो था वाटर पाइप, इस वाटर पाइप का में वाटर का स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो रेडियस था वह था 5 सेंटीमीटर। तो एरिया जो हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा पाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू थी 4, वेलोसिटी की वैल्यू थी 4, वेलोसिटी की वैल्यू थी 4। अब जो अगला जो शॉवर है उसमें 80 ओपनिंग है, और प्रत्येक ओपनिंग का रेडियस इतना रह रहा है, तो टोटल एरिया देखो क्या हो जाएगा, तो 80 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 80 पाई आर स्क्वायर। और उससे स्पीड कितना निकलेगा, तो उसको मैं लिख देता हूं v। अब लेफ्ट हैंड साइड का यह वैल्यू, राइट हैंड साइड का वैल्यू, यह पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट। तो जब इसको बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसका जो आंसर आता है 45 का, तो 45 का सही ऑप्शन आता है 4, 31.25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल ही है, इसी टाइप का क्वेश्चन नीट पूछते हैं तो बेहतर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फोर्टी सिक्स में है बच्चों, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर राइजेज फ्रॉम द बॉटम पोर्शन थ्रू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर cc एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली। देखो बच्चों, इसमें है क्या, एक एयर बबुल है, उस एयर बबुल का रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर, बॉटम से ऊपर की ओर वह एयर बबुल चल रहा है, लिक्विड में चल रहा है, जिस लिक्विड की डेंसिटी दे दी गई है 2.5 ग्राम पर cc, और कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि अगर एयर की डेंसिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। तो देखो बच्चों, यह स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ में जब हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई वाटर ड्रॉप ऊपर जा रहा है, बबुल ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके चलने का स्पीड कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। और टर्मिनल वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो मिल जाता है बच्चों, उसका वैल्यू मिल जाता है 2r स्क्वायर dg d मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय 9v। एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें r रेडियस है, d डेंसिटी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब v टर्मिनल स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, जिस स्पीड से वह ऊपर या नीचे आ रहा है। तो r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, d का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 ग्राम पर cc,
जी का वैल्यू भी क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी का वैल्यू भी क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सारे वैल्यूज को अगर इसमें हम लोग पुट कर दें और कैलकुलेशन मिस्टेक किए बगैर इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो 46 का आंसर सही आ जाता है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 444 पास्कल सेकेंड। इसका सही ऑप्शन हो जाता है 46, सॉरी फर्स्ट। नेक्स्ट 47 में है बच्चों, इन ए विंड टनल एक्सपेरिमेंट द प्रेशर ऑन द अपर एंड लोअर surfaces of the wings are 1.20 10 to the power 5 Pascal or 1.22 10 to the power 5 Pascal respectively. If the area of the wing is 50 meter per meter square, the net lifting force on the wing है। सिंपल सा लिफ्टिंग फोर्स हमेशा होगा एक्सेस प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो जो लिफ्टिंग फोर्स पूछा जा रहा है वह कह देंगे क्या, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस, तो देखो बच्चों 1.22 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1.20 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल और मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यह दे दिया है क्या 50 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका सही ऑप्शन आ जाता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट 48 में है बच्चों, when water flows at a rate q through a tube of radius r placed horizontally, a pressure difference P develops across the ends of the tube. If the radius of the tube is doubled and the rate of flow also doubled, the pressure difference will be। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या कि प्रेशर डिफरेंस, वॉल्यूम, अमाउंट, इन सब के बीच का रिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन सब का यूज होता है। तो वॉल्यूम मूव्ड या वॉल्यूम फ्लो का वैल्यू होता है V इज इक्वल टू पाई आर पे पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 8 एटा L, ये होता है। अब देखो बच्चों ये होता है कि यहां से हम लोग देख पाते हैं क्या, हम लोग देख पाते हैं कि प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय आर पे पावर 4 डिवाइडेड बाय आर पे पावर 4। अब इस रिलेशन का यूज करके हम लोग को जवाब देना है। बोला गया कि व्हेन वाटर फ्लोज एट अ रेट q थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस r प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ए प्रेशर डिफरेंस p डेवलप्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ट्यूब। इफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड, तो रेडियस को कर दिया गया डबल, एंड द रेट ऑफ फ्लो आल्सो डबल्ड, देन द प्रेशर डिफरेंस इज। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि p डैश बटे p बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा v बटे r पे पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय r डैश पे पावर 4 डिवाइडेड बाय v डैश। अब देखो बच्चों v के जगह मैं लिखता हूं v, r के जगह पर मैं लिख दिया r, लेकिन r डैश जो है वह कर दिया है डबल, तो यह हो जाएगा 2r का पावर 4। फिर रेट ऑफ फ्लो भी कर दिया गया है डबल, तो v डैश को मैं लिख देता हूं 2v, ठीक है। तो यह भी कैंसिल आउट हुआ, और इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो यहां से बताया जा सकता है कि प्रेशर डिफरेंस में क्या अंतर आया है। तो 48 का सही जवाब हो जाता है बच्चों p/8। p/8 मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो आता है 8:1। तो 8:1 आएगा, तो यह p डैश बराबर 1:8। तो p डैश बराबर आ जाएगा p/8। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों 1। नेक्स्ट 49 में है बच्चों, रीजन असर्शन का है। असर्शन में है टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट्स K1 and K2 आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। इफ K1 ग्रेटर देन K2, देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फर्स्ट W1 इज लेस देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द सेकेंड W2। लेट मी चेक। दोनों पे लगने वाले फोर्स जो होंगे वह K1 x1 है और दूसरे पे हो जाएगा K2 x2। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन कैन बी रिटन एज हाफ kx²। स्प्रिंग के केस में इट कैन बी रिटन एज kx² डिवाइडेड बाय 2k। तो निकाला जा सकता है W1 इज इक्वल टू
एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k, और W2 लिखा जा सकता है एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k 2। तो W1 इज एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k1 और W2 इज द एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k2। अब क्वेश्चन में बोल दिया है क्या, k1 इज ग्रेटर देन k2। तो देखो बच्चों, k1 इज ग्रेटर देन k2, तो k1 इज ग्रेटर देन k2, इट मींस दैट W1 इज लेस देन W2। W1 इज लेस देन W2, तो W1 इज लेस देन W2। और यह स्टेटमेंट 1 में यही बात लिखा है, W1 इज लेस देन W2, इट मींस दैट असर्शन इज ट्रू। रीजन इज ऑल्सो ट्रू। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन असर्शन इज करेक्ट, नो। assertion is incorrect but reason is correct, no. Both assertion and reason are correct and reason is the correct, yes. तो बच्चों 49 का सही जवाब हो जाएगा 3। 49 का सही जवाब हो जाएगा 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, net external torque will be 0, net momentum will be 0, net external force will be 0, both 1 and 3। देखो बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और दोनों तरह का जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तब आप कहते हैं कि सिस्टम कहलाता है इक्विलिब्रियम में। और उसी के 3 प्रकार होते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ। तो क्लियर है क्या, लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 रहेगा तो वह रहेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, और वह है ऑप्शन 3 में, जिसका करेक्ट ऑप्शन है 3। तो बच्चों 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।